हम लोग कल बात कर रहे थे आपका सर्च वारंट के बारे में कि सर्च वारंट कितने प्रकार के होते हैं और किन परिस्थितियों में उन्हें जारी किए जाने की जरूरत ये पड़ती है और कौन कौन व्यक्ति उन्हें जारी कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा था एक सर्च वारंट किसमें था, सेक्शन 96 1A, एक था 96 1B और तीसरा था 96 1C, उसका सेक्शन 97 था। और पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन कौन से थे, 93 और 94। अब सर्च वारंटों का एक और प्रकार, और ये सर्च वारंट जारी होगा, सेक्शन पुराना है 95 और नया 98। ये सर्च वारंट किसके द्वारा आपका कहता है कि जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है, यानी डिक्लेरेशन 98 का जो सर्च वारंट आएगा, ये सर्च वारंट राज्य सरकार द्वारा इस आशय का डिक्लेरेशन जारी किए जाने की दशा में आएगा कि कोई समाचार पत्र है, कोई पुस्तक है जिसमें कोई ऐसा मटेरियल ये छपा हुआ है कि वो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 153A वगैरह थी उनको आकर्षित करता है, और इसमें अब भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो भारतीय न्याय संहिता की कतिपय धाराएं, यानी कुछ धाराएं जो विशेष प्रकार की बात करती हैं, जो कहती है राजद्रोहात्मक जो मटेरियल है वो किसी को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक समाचार पत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एंजॉय करने का माध्यम है, लेकिन फिर भी समाचार पत्रों को भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ अलग तरीके की प्राप्त नहीं है। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपयोग किए जाने का माध्यम भर है, यानी समाचार पत्र जो प्रकाशित कर रहा है वो समाचार पत्र प्रकाशित करके अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एंजॉयमेंट सिर्फ यही कर रहा है। अमेरिका के समान हिंदुस्तान में समाचार पत्रों को कुछ अलग से प्रोटेक्शन हासिल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां समाचार पत्रों को कोई विशेषाधिकार यह हासिल नहीं है। यहां व्यक्ति को फंडामेंटल राइट कि ही में एंजॉय द फंडामेंटल राइट रिलेटेड विद स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको वाक एवं अभिव्यक्ति दोनों की स्वतंत्रता है, और इस पर चर्चा हम लोगों ने कई बार की है कि अगर सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता होती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होती, तो ये बहुत थोड़ी स्वतंत्रता होती, क्योंकि आप अपने को बोलकर बहुत कम अभिव्यक्त करते हैं। आप अपने को अभिव्यक्ति के माध्यम से ज्यादा अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए आपको जो स्वतंत्रता दी गई वो वाक एवं अभिव्यक्ति की, और इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राज्य आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर रहा है तो राज्य को यह साबित करना होगा कि उसने आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन आधारों पर ही सीमित किया है जो आधार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधार के तौर पर अनुच्छेद 19(2) भारत का संविधान इसमें वर्णित है। लेकिन एक अलग बात है, यह बात तो ठीक ही है कि आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अप्रतिबंधित नहीं है, उस पर प्रतिबंध हो सकता है, और आप अपने समाचार पत्र का प्रकाशन ये किसी भी सीमा तक किसी भी प्रकार का मटेरियल लिखकर आप अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग ये नहीं कर सकते। आपको उन मर्यादाओं और सीमाओं का सम्मान करना ही होगा।
और जब हम प्रतिबंध लगाने के हेड जब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसकी रक्षा के लिए, लोक व्यवस्था इसको बनाए रखने के लिए, न्यायालय के अपमान को रोकने के लिए, इमोरलिटी इसको न फैलने देने के लिए आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकेगा। और जब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है तो आपने अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग जिन माध्यमों से किया है उन माध्यमों को सीमित यह भी किया जा सकता है। और सीमा आरोपित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम आपको प्रतिबंधित विषयों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करने ही ना दें। और एक तरीका यह भी हो सकता है कि अगर आपने कर लिया है और कोई ऐसा मटेरियल प्रकाशित कर दिया है जो राजद्रोहात्मक या अश्लील मटेरियल या आपत्तिजनक मटेरियल की श्रेणी में आता है तो उस मटेरियल के प्रचार और प्रसार को रोककर उसका जो घातक प्रभाव समाज पर हो सकता है उसको हम रोक लें। कानून सिर्फ अनुतोष उपलब्ध कराए तो उसे अच्छा कानून नहीं कहेंगे। कानून अपराधों का निवारण यह करे तभी कानून को अच्छा कानून कहा जाएगा। क्योंकि चाहे बीमारी हो शरीर की या बीमारी हो समाज की, हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से निवारण हमेशा ठीक है। आपके शरीर की बीमारियां जिस प्रकार से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है उसी तरह समाज के शरीर को अपराध और आपराधिक गतिविधियां और जो असामाजिक प्रकार के वक्तव्य हैं वे भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सेक्शन 95 इसको इनेक्ट किया जो वर्तमान बीएनएसएस में सेक्शन 98 है। क्योंकि संविधान की जो तीसरी अनुसूची उसमें तीसरी तो न कहे, संविधान की जो तीसरी संवर्ती सूची जिसे 7वीं अनुसूची में तीसरी सूची के रूप में स्थान दिया गया है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन जो राज्य सूची है वो एक्सक्लूसिवली राज्य विधायिका के लिए विधायन के विषयों का उल्लेख करती है। और जब हम लोग राज्यों की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक होगा जिन विषयों तक राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार है। मीनिंग देयर बाय कि राज्य की विधायिका जिन विषयों पर कानून बना सकेगी उन्हीं विषयों पर राज्य की सरकार स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग ये कर पाएगी। और कानून और व्यवस्था ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। शांति और व्यवस्था ये बनाना राज्य सरकार का काम है। और उस प्रकार का मटेरियल, जिस प्रकार के मटेरियल को रोकने, ठीक है, प्रचारित और प्रसारित होने से रोकने के लिए सेक्शन 98 में उपबंध किया गया है। अगर वो प्रचारित और प्रसारित हो तो लोक व्यवस्था, कानून और व्यवस्था इसी को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए यहां ताकत किसको मिली? राज्य सरकार को। क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसी का काम है।
कानून कोई नाक सुरक्षित रखने के लिए या किसी को बड़प्पन या छुटप्पन देने के लिए नहीं बनाया जाता। कानून आवश्यकता के अनुरूप बनता है। यहां जरूरत है कि शक्ति राज्य सरकार को दी जाए, तो वे प्रकाशन जो इस धारा में उल्लिखित प्रकार के उनको आपत्तिजनक या समर्पण किए जाने योग्य, यह राज्य सरकार घोषित करेगी। और जब राज्य सरकार यह घोषित कर देगी, तब मजिस्ट्रेट उन प्रकाशनों की एक भी प्रति जिस स्थान में रखी हुई है, उस स्थान की तलाशी उस प्रति को जब्त कर लेने के प्रयोजन से लेने का हक प्रदान करने वाला वारंट, सर्च, ठीक है, सर्च वारंट, ये पुलिस अधिकारियों को प्रदान कर पाएगा। तो आप देखें सेक्शन 98 कहता है, जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 294 या धारा 295 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है। और ये धाराएं आप देखेंगे तो राजद्रोहात्मक अश्लील प्रकाशन इस प्रकार की प्रकाशनों से संबंधित है। तो कुल मिलाकर सेक्शन 98 ये कह रहा है कि अगर कोई पत्र चाहे दस्तावेज के स्वरूप का है, चाहे समाचार पत्र के स्वरूप का है, चाहे पुस्तक के स्वरूप का है, और चाहे वो कहीं भी मुद्रित हुआ है, कहीं भी, यानी पूरे विश्व में कहीं भी मुद्रित हुआ है, चाहे वो कहीं भी मुद्रित हुआ, ये शब्द लिखे, अगर वो कहीं भी मुद्रित हुआ है और उसमें इन धाराओं के विरोध में या ये धाराएं जिस मटेरियल का प्रकाशन अपराध बना देंगी, ऐसी सामग्री का प्रकाशन किया गया है, वहां राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समर्पण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। यानी राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार एक घोषणा ये प्रकाशित करेगी और घोषणा प्रकाशित करके वो ये कहेगी कि अगर समाचार पत्र है तो उसकी प्रत्येक, अगर पुस्तक है तो उसकी प्रत्येक प्रति ये राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर ली गई है। ये घोषणा राज्य सरकार प्रकाशित करेगी और अपनी राय के आधारों का कथन ये भी करेगी कि वो ऐसा क्यों मानती है कि उस पुस्तक या उस समाचार पत्र की प्रति में कोई ऐसी बात लिखी है जिसके कारण से ये धाराएं जो सेक्शन 98 में लिखी गई ये आकर्षित होती हैं। ऐसा उसे क्यों लगता है? क्योंकि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है और अखबार या समाचार पत्र के प्रकाशन के माध्यम से या पुस्तक के प्रकाशन के माध्यम से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग यह किया गया है। तो आपको अगर इस प्रकार की धाराओं को आकर्षित करने वाला मटेरियल उसमें प्रकाशित किया गया है तो उसकी प्रत्येक प्रति को समर्पित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग युक्ति संगत ढंग से आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो आप अपनी राय के आधारों का कथन ये करेंगे और राय की जो आपके राय के आधार है उनका कथन करने के बाद आप ये घोषणा कर सकते हैं, यानी राज्य सरकार की ऐसी पुस्तक और उसकी प्रत्येक प्रति, ऐसा समाचार पत्र और उसकी प्रत्येक प्रति ये राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित हो गई। अब जब समर्पित हो गई
और आपकी दुकान में वो पुस्तक मौजूद है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि राज्य सरकार ये डिक्लेरेशन प्रकाशित करे और समस्त पुस्तकें और समस्त समाचार पत्र की प्रतियां उड़कर राज्य सरकार के पास पहुंच जाए, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन कानूनन ये माना जाएगा कि समाचार पत्र की प्रत्येक प्रति और इस पुस्तक की प्रत्येक प्रति राज्य सरकार ने समर्पित कर ली है, और जब ऐसा माना जाएगा तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप राज्य सरकार को हैंडओवर कर दो अगर आपके पास ऐसी पुस्तक या प्रति है, और आप नहीं कर रहे तो अगर आपके कब्जे में वो पाई जा रही है तो उसे रखने के अधिकारी आप नहीं हो। जब वो राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित हो गई है तो कानूनन तो वो राज्य सरकार की संपत्ति बन गई। अब कायदे में तो उसे राज्य सरकार के पास होना चाहिए, और अगर आप लिए बैठे हो तो आपसे राज्य सरकार को उसे वापस ले लेने का पूरा हक यह होना चाहिए। और जब आप लिए ही बैठे तो आप बताने तो जाओगे नहीं कि हमारे पास इस समाचार पत्र की प्रति या पुस्तक की प्रति ये रखी है, तब फिर सेक्शन 95 जैसी व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए। अदरवाइज फिजिकली इस डिक्लेरेशन का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस समाचार पत्र की किसी एक प्रति को पढ़ा होगा और इस पुस्तक की किसी एक प्रति को पढ़ा होगा, और उसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंची होगी कि इसमें ऐसा मटेरियल प्रकाशित किया गया है जो उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अपराधों को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए उसने डिक्लेरेशन ये दिया। लेकिन डिक्लेरेशन होते ही प्रत्येक प्रति उसके पास पहुंच जाए, ये होगा नहीं। आपको दे देना चाहिए तो यूं तो आपको बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन जो कुछ आपको करना चाहिए वो सब कुछ आप करते हो, ये तो स्थिति नहीं है। जिस दिन ये स्थिति पैदा हो जाएगी उस दिन बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सेक्शन 98 और पूर्व में सेक्शन 95 जैसी स्थितियां होनी चाहिए। और यहां उन्होंने क्या लिखा कि अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती हो, तो भारत में अधिसूचना द्वारा कर सकती है, यानी क्या कर सकती है, घोषणा कर सकती है, ठीक है ना। और तब भारत में जहां भी वह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिग्रहित कर सकता है, और कोई मजिस्ट्रेट उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी किसी परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। यानी यहां वारंट तलाशी का जारी करने का हक किसको मिला, मजिस्ट्रेट को। किसको जारी करेंगे, पुलिस अधिकारी को। लेकिन सेक्शन 99 के प्रभाव से गिरफ्तारी के वारंटों से संबंधित प्रोविजंस यथासंभव तलाशी वारंटों को भी लागू होंगे। इसका मतलब इन नॉर्मल कंडीशन ये पुलिस ऑफिसर को जारी होंगे, और हर पुलिस ऑफिसर को नहीं। वो पुलिस ऑफिसर जो उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का है उसे जारी नहीं होंगे, उपनिरीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति उसको मजिस्ट्रेट अधिकृत कर सकता है। लेकिन अधिकृत करने की स्थिति कब आएगी, जबकि राज्य सरकार का इस आशय का डिक्लेरेशन ये मौजूद हो कि समाचार पत्र की कोई प्रति या कोई दस्तावेज या कोई पुस्तक जिसके बारे में इस प्रकार का मटेरियल प्रकाशित है, इसलिए उसे राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किया जाता है। जब इस प्रकार की घोषणा मौजूद हो तब कोई भी मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी कर सकता है, ठीक है। और
कहता है किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। इस धारा में और धारा 99 में समाचार पत्र और पुस्तक के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम उसमें दिए गए हैं। दस्तावेज के अंतर्गत रंग चित्र, रेखा चित्र या फोटो चित्र या अन्य दृश्य रूपण ये भी है। इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश की गई किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय में धारा 99 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये एक प्रतिबंध लगाया है क्योंकि मामला अर्जेंट प्रकार का है। अगर अन्य न्यायालयों में इस कार्यवाही को प्रश्नगत करने की अनुमति दी गई तो लेट होगा मामला। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? समाचार पत्र की प्रति या पुस्तक की प्रति ये अभिग्रहित हो गई तो राज्य सरकार की ओर से लेट होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई। राज्य सरकार का काम तो हो गया, लेकिन मामला फंडामेंटल राइट के एंजॉयमेंट से जुड़ा है क्योंकि पुस्तक या समाचार पत्र ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एंजॉयमेंट के माध्यम, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। तो अगर यह कहा गया कि जिला न्यायालय में यह सत्र न्यायालय के समक्ष इस अभिग्रहण को चुनौती दी जाएगी, तो चूंकि मामला फंडामेंटल राइट के एंजॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिला न्यायालयों में यह सत्र न्यायालयों के समक्ष इसे चुनौती देने का बहुत लाभ नहीं होगा क्योंकि फंडामेंटल राइट के मामले में इन्हें कार्रवाई करने का हक है ही नहीं। वो कार्रवाई करने का हक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ही है। चलिए, अभिग्रहण की विधि संगतता उसकी जांच ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ये करें भी तो ये ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है और मामला बेहद महत्व का है क्योंकि किसी के फंडामेंटल राइट को रोका गया है। क्योंकि फंडामेंटल राइट आपको रहे लेकिन उसके एंजॉयमेंट के साधन आपको उपलब्ध न हो तो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या बचा है? हम कहें आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप इंटरनेट, लाउड स्पीकर इसका उपयोग नहीं करोगे, तो इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या बचा? अधिकतम हम अपनी बात 5-10 लोगों को बता सकते हैं, बस। इसके बाद बोलने के लिए या अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें माध्यमों की जरूरत है, और माध्यम समाचार पत्र है, पुस्तक है, और आप कहते हो इसमें ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल प्रकाशित है इसलिए हम प्रकाशित नहीं करने देंगे। तो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल प्रकाशित है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर न्याय निर्णय यह होना चाहिए कि वाकई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है या नहीं। क्योंकि आम आदमी, उसकी नजर में तो न्यूडिटी इज, ठीक है, इक्विवेलेंट टू वल्गैरिटी। उसकी नजर में तो नग्नता और अश्लीलता, इसके बीच कोई फर्क है ही नहीं। आम आदमी के लिए सरकार की आलोचना और राजद्रोह, इसके बीच कोई अंतर है ही नहीं। तो देयर मस्ट बी एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड जो ये तय करे कि सेक्शन 95 के या वर्तमान के सेक्शन 98 के अंतर्गत इस पुस्तक की प्रत्येक प्रति का और इस दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का और इस समाचार पत्र की प्रत्येक प्रति का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया जाना ये ठीक है या नहीं, इस तथ्य की जांच होनी चाहिए। और इस तथ्य की जांच अगर हम जिला न्यायालयों में कराएं तो मामला
अपील या रिवीजन में हाईकोर्ट पहुंचेगा और वहां फिर लेट होगा। अगर इस तथ्य की जांच, और मामला चूंकि फंडामेंटल राइट से जुड़ा है, इसलिए भी अधिक उपयुक्त ये है कि इसके इस तथ्य की जांच का हक सीधे उच्च न्यायालय को दिया जाए। इसलिए सेक्शन 96 जो पहले सीआरपीसी की सेक्शन 96 थी, अब सेक्शन 99 है। इसके उपबंधों के मुताबिक ही इस कार्यवाही की विधि संगतता की जांच की जाएगी। ऐसा प्रोविजन स्वयं सेक्शन 98 और पूर्व के सेक्शन 95 में ही कर दिया गया, और यह कहा गया कि इसी ढंग से केवल इस तथ्य की जांच की जाएगी कि सेक्शन 95 की जो कार्यवाही है ये विधि संगत है या नहीं, और दोनों दृष्टिकोणों से ये ठीक है। अगर मामला आगे बढ़ा तो लोक शांति, इसे खतरा यह भी हो सकता है, और अन्य न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई तो वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके उपयोग में कठिनाई ये भी हो सकती। तो दोनों दृष्टिकोणों से ये ठीक है कि सेक्शन 99 सीधे सीधे ये कहे कि उच्च न्यायालय में ही चुनौती मिलेगी। कहता है किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके बारे में धारा 98 के अधीन समर्पण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के अंदर उस घोषणा को अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। ठीक है, कि समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में यह घोषणा की गई, ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 98 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। और यहां उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का हक किसे दिया? उस समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, इवन पाठक जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है लेखक जाए, जरूरी नहीं है बेचने वाला जाए उस पुस्तक को, इवन उस पुस्तक को पढ़ने की इच्छा रखने वाला यह भी जा सकता है, क्योंकि कहता उस पुस्तक या के अधीन समर्पण की घोषणा की गई कोई हित रखने वाला व्यक्ति, कोई भी जन हु हैज सम इंटरेस्ट, हित की प्रकृति नहीं बताई है, कहा कोई हित रखने वाला व्यक्ति जिस डेट में समर्पण की घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की गई उससे 2 मास की अवधि, यानी लिमिटेशन 2 महीने, 2 महीने के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है और यह कह सकता है कि ऐसी कोई बात उस प्रकाशन में अंतर्विष्ट नहीं है जिसके आधार पर इस समर्पण की घोषणा को किया जाना ये ठीक माना जाए। और जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश, बस फ्री में सवाल यही बनता है, ये खूब पूछा जाता है। कहता है जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश है, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा। और जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं, वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। आज पूरे देश में ऐसा हाईकोर्ट मिलना मुश्किल है जहां 3 से कम न्यायाधीश हो। कहता है जहां 3 या अधिक न्यायाधीश है वहां मिनिमम 3 न्यायाधीश ये उस मामले को सुनेंगे, क्योंकि मामला फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। अन्यथा हाईकोर्ट में सिंगल जज, ये इसकी पीठ ये भी होती है, एकल न्यायाधीश, लेकिन इस मामले को सुनने के लिए सीधे उन्होंने कहा 3 न्यायाधीश। और अगर देश में कोई ऐसा हाईकोर्ट है या भविष्य में बन जाता है जहां न्यायाधीशों की संख्या 3 से कम हो, तो 1 से कम तो हो ही नहीं सकती, 2 या 1 इतनी हो सकती है। तो उन्होंने कहा फिर जितने न्यायाधीश हो सब सुनेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या कितनी आई? 3। उन हाईकोर्ट्स में जहां संख्या 3 से अधिक है या मिनिमम 3 है, और शेष जितने न्यायाधीश सब ये सब सुनेंगे। फिर कहता है किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में
उस समाचार पत्र में जिसके बाबत समर्पण की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिन्हों या दृश्य रूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती। ये लिखना जरूरी है, इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि समाचार पत्र, ये पुस्तक साक्ष्य नहीं होती। हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ के आए, पुराने एविडेंस एक्ट की धाराएं हमें याद हैं क्योंकि इतनी जल्दी नए एविडेंस एक्ट की याद नहीं हो सकती। उसमें सेक्शन 81 था। सेक्शन 81 ये उपबंध करता था कि किसी समाचार पत्र को साक्ष्य में दिया जा सकता है, लेकिन समाचार पत्र जब साक्ष्य में दिया जाएगा तो केवल इतना उद्धारित होगा कि जिस दिनांक का वो समाचार पत्र है उस दिनांक को यह समाचार पत्र छपा था, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसमें जो समाचार छपे हैं उनके बारे में कुछ भी उद्धारित नहीं होगा। और समाचार पत्रों में जो छपा है, समाचार पत्र में छपे समाचारों में जो कुछ अंतर्निहित है, उन तथ्यों को अगर आप साक्ष्य में साबित करना चाहते हैं तो वो तथ्य जिस पत्रकार ने लिखे थे आपको उसे बुलाना होगा, और उसने जिस स्रोत से उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की थी उस स्रोत को भी न्यायालय में लाना होगा। अखबार में जो कुछ छपा है वो अनुश्रुत कोटि का साक्ष्य माना जाता है, वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। पत्रकार ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे तथ्य उसके सामने घटित नहीं हुए थे, इसलिए समाचार पत्र आम जनता की जानकारी में बहुत भारी एविडेंस है, जबकि कानून के जानकारों की जो जानकारी है उसके मुताबिक उसका साक्षिक मूल्य शून्य है। समाचार पत्र की प्रति अगर आप दे रहे हो कोर्ट में तो उस प्रति के बारे में सिर्फ इतना माना जाएगा कि हां, यह प्रति उस दिन जो अखबार छपा था उसकी प्रति है, और वो भी उपधारणा होगी जिसे खंडित भी किया जा सकता है। यह साबित किया जा सकता है कि तुम यह प्रति अपने आप छपवा कर ले आए, इनफैक्ट ऐसा कोई अखबार उस दिन नहीं छपा था, यह भी साबित किया जा सकता है। लेकिन अगर माना भी गया तो सिर्फ इतना, समाचार पत्र में जो कुछ छपा है उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता क्योंकि वो इनएडमिसेबल एविडेंस माना जाता है। और पूर्व के एविडेंस एक्ट की धारा 60 वो अनुश्रुत साक्ष्य का एक अपवाद प्रस्तुत करती थी कि ऐसे विशेषज्ञ साक्षी जिन्होंने किसी विषय पर पुस्तक लिखी है और उनकी पुस्तक साधारणतः विक्रय के लिए प्रस्थापित है, ठीक है ना, साधारणतः विक्रय के लिए प्रस्थापित है, तब उन लेखकों को बुलाए बिना उन पुस्तकों में जो कुछ लिखा है वो साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह निकला कि सामान्य नियम यह है कि समाचार पत्र की प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं, पुस्तकों में जो कुछ लिखा है वो सामान्य तौर पर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। और दस्तावेज चाहे वे अनुप्रमाणित हो या अनुप्रमाणित न हो, जिसने उन्हें तैयार किया है, धारा 67 थी एविडेंस एक्ट में, पुराने एविडेंस एक्ट की कोट कर रहा हूं, नए की नहीं। धारा 67 ये कहती थी कि अगर कोई ये दावा करता है कि अमुक दस्तावेज का अमुक भाग उसके अपने हस्तलेख में है तो उसे ये साबित करना होगा कि वह उसी के हस्तलेख में है। इसलिए यहां स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि जब कभी उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकाशनों के समर्पण संबंधी कार्रवाई इसे चुनौती दी जाएगी
तो समाचार पत्र जिसको समर्पित किया गया है, जिसकी प्रत्येक प्रति को समर्पित किया गया है, उसकी प्रतियों को साक्ष्य में दिया जा सकेगा। ये लिखना जरूरी हो गया, क्योंकि न लिखें तो एविडेंस एक्ट समाचार पत्र की प्रति को साक्ष्य में दाखिल करने की अनुमति देगा ही नहीं। और फिर कैसे साबित करेंगे? क्योंकि समाचार पत्र की प्रति ये तो न्यायालय के समक्ष आना ही चाहिए, तभी तो निर्णय लिया जा सकता है कि अबाउट विच द गवर्नमेंट हैज मेड ए कंप्लेंट, वो मटेरियल उस प्रकृति और प्रवृत्ति का है या वाकई नहीं है। जैसी प्रकृति या प्रवृत्ति का होना इस राज्य सरकार ने अपने शासकीय राजपत्र में घोषणा के माध्यम से बताया है। तो आपका ये तो करना ही होगा कि यहां पर ये लिखना पड़ेगा कि समाचार पत्र की प्रति ये साक्ष्य में दी जा सकेगी। इसीलिए यहां पर स्पेसिफिकली जो मेंशन किया गया। फिर कहता है यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता कि समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में यह आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 98 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह समर्पण की घोषणा को अपास्त कर देगा। यानी उच्च न्यायालय उसे यह लगता है कि राज्य सरकार की बात गलत है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा है जो धारा 98 की उपधारा 1 में उल्लिखित धाराएं प्रकाशित करना मना करती हैं। तो उच्च न्यायालय ऐसी घोषणा को अपास्त करने की शक्ति ये रखेगा। आगे कहता है जहां उन न्यायाधीशों में जिनसे विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है, वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। मिनिमम 3 ये तो होंगे ही होंगे, बहुमत के आधार पर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ही हैं और एक बट गया, ठीक है, तब क्या होगा ये यहां पर नोट नहीं है, ठीक है ना भाई। 2 ही हैं और एक बराबर हो गया, तब क्या स्थिति अपनाई जाएगी इसके बारे में यहां पर कुछ भी उल्लेख नहीं। तो इसलिए हम भी कुछ बता पाने में असमर्थ हैं कि उस दशा में क्या स्थिति बनेगी, ठीक है ना। आगे कहता है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। जब हिंदुस्तान का संविधान नहीं था तो अनुच्छेद 226 ये भी उपलब्ध नहीं था और अनुच्छेद 32 ये भी उपलब्ध नहीं था। आज तो 32 और 226 हैं और 32 और 226 कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को विधि की प्रक्रिया के बिना किसी ने निरुद्ध रख रखा है तो फिर रिटें आदेश और निर्देश ये जारी किए जा सकते हैं और उन रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण इसकी रिट शामिल है और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करके सदोष रूप से निरुद्ध व्यक्ति को मुक्ति ये दिलाई जा सकती है। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 से ही लोग सदोष निरुद्ध किए जाते हो ऐसी बात तो है नहीं। लोग तो विधि विरुद्ध ढंग से निरुद्ध जब से दुनिया बनी होगी शायद तब से किए जा रहे हैं। इसलिए कानूनों में इस ढंग के प्रोविजन मिलने चाहिए जो सदोष निरुद्ध व्यक्तियों को अनुतोष उपलब्ध कराते हैं। ये ठीक है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग सदोष निरुद्ध किए गए उन्हें ज्यादा प्रभावी और ज्यादा सस्ती रेमेडी है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के रूप में उपलब्ध है। बहुत प्रभावी रेमेडी है। यू कैन मूव
डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, बीच में कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसी स्थितियां भी आई हैं हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में, जब आपको सदोष निरुद्ध किया गया और अनुच्छेद 226 और 32 की सहायता आप नहीं ले पाए। जब पढ़ाएंगे हम इमरजेंसी और आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव, ये टॉपिक जब हम लेंगे तब आपको दिखाएंगे कि जब इमरजेंसी लगी 1975 में तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन रोक दिया गया था। राष्ट्रपति तब मूल अधिकारों का प्रवर्तन रोक सकते थे, आज नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्या बदलाव आए हैं, ये तभी चर्चा करेंगे। आप मोटे मोटे में समझ सकते हैं कि तब रोक सकते थे, अब नहीं रोक सकते। ठीक है, सारे नहीं, कुछ मूल अधिकारों का प्रवर्तन। उस समय सारे मूल अधिकारों का प्रवर्तन रोक सकते थे और आज सारे मूल अधिकारों का प्रवर्तन नहीं रोक सकते। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका यह आपको उस दशा में उपलब्ध होगी जब आप विधि विरुद्ध ढंग से निरुद्ध किए गए। और विधि विरुद्ध ढंग से निरुद्ध होना, यह अनुच्छेद 21 का वायलेशन यह भी हो सकता है और यह अनुच्छेद 22 का वायलेशन यह भी हो सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 22 कहता है कि जब भी आप गिरफ्तार हैं तब तब आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष विद इन 24 आवर ले जाया जाना चाहिए। वहां बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उन सबको आपको संतुष्ट करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो भी गिरफ्तारी कैसी है? विधि विरुद्ध, और तब भी हैबियस कॉर्पस ये जारी होगी और अनुच्छेद 21 का वायलेशन होगा तो भी हैबियस कॉर्पस जारी होगी। तत्कालीन समय में जब इमरजेंसी लगी तो अनुच्छेद 21 इसका प्रवर्तन भी रोका जा सकता था। आज की तिथि पर अनुच्छेद 21 का प्रवर्तन नहीं रोका जा सकता। और जब अनुच्छेद 21 का प्रवर्तन रोक दिया गया तब सेक्शन 97 काम आया था, क्योंकि यह कहा गया था न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 इसके माध्यम से चुनौती दी गई थी लोगों को निरुद्ध किए जाने को, और यह कहा गया था कि अनुच्छेद 226 फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए भी उपलब्ध है और लीगल राइट के प्रवर्तन के लिए भी उपलब्ध है। यह ठीक है कि अनुच्छेद 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए उपलब्ध है, लेकिन 226 ये लीगल राइट के प्रवर्तन के लिए भी उपलब्ध है और फंडामेंटल राइट के लिए। आपातकाल है, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 21 का प्रवर्तन रोक दिया है। ठीक है, हम अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन है तो आ ही नहीं रहे। हम सेक्शन 97 सीआरपीसी, जो अब कितना हो गया है आपका सेक्शन 100 बीएनएसएस, इसके प्रवर्तन के लिए आए और यह भी कहता है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। पूर्व का सेक्शन 97 और वर्तमान का सेक्शन 100 व्यक्ति को लीगल राइट दे रहा है कि अगर उसे सदोष परिरुद्ध रखा गया है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और साथ ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास दोनों इस सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। उस समय यही कहा गया कि हमें बिना विधि के, क्योंकि जिस विधि के अंतर्गत हमें
निरुद्ध किया गया है, वो विधि होने लायक नहीं है। उसके बारे में सिर्फ कहा जा रहा है कि वो विधि है। वास्तव में विधि होने की जो जरूरत है, वो विधि उन जरूरतों को भी पूरा नहीं करती। इसलिए हमने आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते समय बहुत बार चर्चा की है कि कोई भी चीज हो, इसके लिए उस पर कुछ गुण तो होने जरूरी है। ये लैपटॉप काम ही ना करे लैपटॉप की तरह, और आपका ये लैपटॉप है, कैसा लैपटॉप है, तो कानून में भी कुछ इसेंशियल्स है। क्योंकि वो इसेंशियल्स मौजूद नहीं है इस कानून में, इसलिए इसे कानून नहीं कहा जा सकता, और इसके मुताबिक हमें निरुद्ध किया गया, तो हमें विधि विरुद्ध ढंग से निरुद्ध किया गया, यह माना जाना चाहिए। यह तर्क आया था हाई कोर्ट के समक्ष, और यह रखी गई बात कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लीगल राइट्स, यद्यपि पुराना 97 और वर्तमान 100, ये हक किसे दे रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को, कि वो सर्च वारंट जारी करें। लेकिन व्यक्ति का कानूनी हक है कि सर्च वारंट वो सेक्शन 97 पुराना और वर्तमान का 100 इसके अंतर्गत जारी करा सकता है। ये व्यक्ति का लीगल राइट हुआ, और जब लीगल राइट है और वो अथॉरिटी जिसे वो देना चाहिए वो देने को तैयार नहीं है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाया जा सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भी इस सेक्शन 97 या सेक्शन 100 का उपयोग हुआ है। इसलिए कानूनों में जो चीजें हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। और यह भी बात आई है, आपको पीछे बताया था कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया मीनिंग देयर बाय पकड़ रखा है, गिरफ्तार नहीं किया, पकड़ रखा है और थाने में बैठा रखा है, तो कोर्ट ने यह माना है कि उसे गिरफ्तारी ही कहा जाएगा। लेकिन जैसे गिरफ्तारी होनी चाहिए वैसे उन्होंने की नहीं, और जब की नहीं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की बाध्यता ये पैदा नहीं हुई, क्योंकि जो गिरफ्तार है वो आएगा, ये तो गिरफ्तारी नहीं। और पुलिस इस ढंग से जब करती है तो केरल हाईकोर्ट ने इस पर विचार किया और ये कहा कि ऐसी दशाओं में अगर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मिल रही है तो उसे सेक्शन 97 वर्तमान का 100 इसके अंतर्गत सर्च वारंट जारी करके थाने की तलाशी लेने का हक है, और वहां विधि विरुद्ध ढंग से जो व्यक्ति निरुद्ध है उसे मुक्त कराने का, और स्वयं जांच करके यदि कोई अपराध पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार है। तो सेक्शन 97 इस नाते भी उपयोग आ सकता है। यद्यपि 24 साल की वकालत में एक भी सर्च वारंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास से तो हम जारी ही नहीं करा पाए। एक बार एप्लीकेशन जरूर दी थी लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन फिर भी कानून के प्रावधान जानने जरूर चाहिए। जब आप ये एप्लीकेशन देते हैं तो मिलेगा आपको कुछ नहीं, जब तक आपके क्लाइंट नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या बॉलीवुड का कोई सितारा ये ना हो तब तक मिलेगा कुछ नहीं, ये तो तय मानो। क्योंकि ईएमएस नंबूदरी बात की बात गलत नहीं है कि कानून इसकी प्रक्रिया बदल जाती है जब साधन संपन्न व्यक्ति ये सामने होता है। जब अपील पर पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे, लिखा तो ये जमाने से है, ठीक है, जब से सीआरपीसी बनी तब से ये लिखा है कि अपील प्रस्तुत करने के लिए अवर न्यायालय का निर्णय अपील के ज्ञापन के साथ लगाया जाए, जरूरी नहीं है। और अपील प्रस्तुत जैसे ही हुई वैसे व्यक्ति को अगर वो नीचे से दोष सिद्ध है तो अपील मांगने का हक मिल जाएगा। लिखा तो ये जमाने से, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ सलमान खान के मामले में हुआ था जब उन्हें चिंकारा मामले में सजा हो गई थी। चिंकारा नहीं, किसी और मामले में सजा हुई थी क्योंकि मसला महाराष्ट्र का था। इधर बंबई में सजा हुई थी सेशन कोर्ट में और उधर बंबई में ये हाई कोर्ट था, ठीक है। जजमेंट नहीं लगाया गया था अपील के मेमोरेंडम के साथ, अपील प्रस्तुत की गई तो इन्हीं बाबा सिद्दीकी जो अभी मर्डर हुआ है इन्हीं ने कराई थी। वकील साहब को इंगेज हुए होंगे। तो कानून की प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, लेकिन कानून यही होता है।
कानून ऊपर से बन के नहीं आता, कानून यही होता है। आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ चूंकि वे प्रावधान पता ही नहीं होते हैं, इसलिए आपको लगता है कोई बहुत जादू हो गया। जादू कुछ नहीं होता, जो यहां लिखा है होता सिर्फ वही है। तो सेक्शन 97 जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों को यह ताकत देता है कि वे सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी कर सके। ठीक है, जो सेक्शन 97 वर्तमान में 100 है, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, आप स्वयं आगे बढ़ा लेंगे। और ये ऐसा प्रोविजन है जो आपके प्री में ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा सर्च वारंट है जो इक्विवेलेंट टू हेबियस कॉर्पस है। ठीक है ना, द सर्च वारंट विच विल बी इशूड अंडर सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएसएस दैट इज इक्विवेलेंट टू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, क्योंकि दोनों को जारी करने का उद्देश्य एक ही है। यहां कहता है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, अब देखिए यहां पुलिस ऑफिसर नहीं है, कहा कि वह व्यक्ति जिसको वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत होता हो। यानी वो व्यक्ति मेजर है, उसकी इच्छा के मुताबिक छोड़ देंगे, वो माइनर है, उसके संरक्षक उपलब्ध हैं, देंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में निरुद्ध हो जिनमें वो निरोध अपराध की कोटि में आता है, तब ये सेक्शन काम करता है। ये महत्व की बात है। और ऐसा विश्वास करने का कारण हो मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो ऐसा विश्वास करने का कारण ये कैसे पैदा होता है? जब आपने एप्लीकेशन दी, विद एफिडेविट दी, आप ये जानते हैं झूठा एफिडेविट देने की दशा में हमें सजा हो जाएगी, तो अब विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति अपनी सजा की जोखिम लेकर कोई बात झूठ क्यों कहेगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो ऐसी परिस्थितियों में निरुद्ध है, यह आवश्यक चीज है। अगर बच्चा, अक्सर मां बाप के बीच झगड़ा होता है, और इस सेक्शन में एप्लीकेशन खूब आती है, मां बाप के बीच झगड़ा है, बच्चा पिता के पास है, बच्चा माता के पास है, दूसरा आ जाता है कि साहब सेक्शन 97 का वारंट जारी कर दीजिए, नहीं जारी होगा, क्योंकि बच्चा ऐसी परिस्थितियों में निरुद्ध नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उसके साथ कोई अपराध किया गया। मां लॉफुल गार्जियन है, पिता लॉफुल गार्जियन है, यह नहीं हो सकता। पत्नी अपने मायके में, पति आ जाए, नो, नहीं होगा सर्च वारंट जारी। ऐसी परिस्थितियों में निरुद्ध है जिनसे यह लगता है कि अपराध हो रहा है उसके साथ। हां, पति आ जाए और यह कहे कि पत्नी को अमुक व्यक्ति ने निरुद्ध कर रखा है, अब हो जाएगा जारी। ठीक है ना, अब जारी हो जाएगा। अब पत्नी आएगी, अगर मेजर है तो मजिस्ट्रेट वो आदेश करेगा जो मामले में उचित प्रतीत होता हो। अगर पत्नी ये कहती हमें इनके साथ जाना ही नहीं, हम तो थे उसके पास लेकिन इसलिए क्योंकि ये मारपीट करते हैं, तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, उस मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे। लेकिन जुडिक्शन कब मिलेगा? जुडिक्शन तब मिलेगा जबकि ऐसी परिस्थितियों में निरुद्ध होने का उसे विश्वास पैदा होता है। और विश्वास किस ढंग से पैदा होगा इस संबंध में यहां कुछ नहीं कहा, लेकिन जो नॉर्मल कोर्स है वहां विश्वास पैदा करने का, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, ये नॉर्मल कोर्स है। हालांकि ये प्रिस्क्राइब नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, विश्वास होने किसी भी ढंग से हो सकता है। और हु इज एम्पावर्ड टू इशू द सर्च वारंट अंडर सेक्शन 97 और सेक्शन 100? दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। और सेक्शन 97 सीआरपीसी और 100 बीएनएस, इसमें रोज सर्च वारंट जारी होते हैं, लेकिन सिर्फ पतियों की शिकायत पर। पत्नी जब जार के यहां होती है
तब पत्नी को प्रस्तुत करने के लिए। यही हमने इसका व्यवहारिक उपयोग देखा है, इसके अलावा इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं देखा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका व्यवहारिक उपयोग अन्य प्रकार का हो नहीं सकता, ये नहीं है। लिखा यही है कि एनी पर्सन हु इज डिटेन्ड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जिनके बारे में ऐसा लगता है कि वे आपराधिक परिस्थितियां और व्यक्ति उनमें निरुद्ध है, तो सर्च वारंट जारी हो जाएगा। और यह स्थिति तब भी हो सकती जब पुलिस किसी को थाने में बैठकर थाने में पकड़े बैठी है, ये दशा तब भी हो सकती है। लेकिन आज तक हम जारी नहीं करा पाए, ये तय है। ठीक है, एक मामले में हमने दिया जरूर था कि सब जारी कर दिया जाए, लेकिन जारी हुआ नहीं। और आज तक हमने तो देखा ही नहीं 24 ठीक है ईयर की वकालत में, 24 साल की वकालत में हमने वो मामला ही नहीं देखा जिसमें पतियों की शिकायत पर जार के घर से पत्नियों को बरामद करने के लिए सर्च वारंट जारी करने के सिवाय किसी अन्य ढंग से सर्च वारंट जारी हुआ हो। ठीक है ना, सेक्शन 97 या वर्तमान 100 में। खैर, लेकिन हम लोगों को सैद्धांतिक ढंग से कानून का अध्ययन करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि सेक्शन क्या कहता है, उसकी एम्बिट क्या है। और यहां सर्च वारंट किसको जारी हो सकता है? एनी पर्सन, पुलिस ऑफिसर नहीं लिखा है। ठीक है ना, और इट इज लाइक द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये ठीक है। आगे कहता है अपराध महिलाओं को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। अब देखिए ऊपर क्या था, ऊपर था ऐसी परिस्थितियां जिनमें किसी व्यक्ति को आपराधिक परिस्थितियों में निरुद्ध किया जाना प्रतीत होता है, और यहां स्पेसिफिक कहा, एक तो महिला और दूसरा कैसी, ठीक है, विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए, ठीक है ना, अपराध किए जाने पर, यानी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपराध जब हुई है तब यह आएगा। यह एक स्पीडी रेमेडी महिलाओं के केस में के उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से यह वारंट जारी करने की शक्ति दी गई। वहां पहले सेक्शन 98 था, अब 101 कहता है किसी महिला या किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, विधि विरुद्ध प्रयोजन जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट यही हो, कोई विधि विरुद्ध प्रयोजन, किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपराध किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का, यह भी है विधि विरुद्ध ढंग से आप उसे डिटेन किए हुए हैं, शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में, ये उन्होंने कहा अनोट होना चाहिए। ऊपर नहीं कहा, जब आपराधिक परिस्थितियों में निरुद्ध किए जाने की बात यह आई थी तब नहीं कहा। यहां महिलाओं के संबंध में कहा कि शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस महिला को तुरंत स्वतंत्र कराया जाए, या वह बालिका उसके माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालक का विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस कर दी जाए, और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है। ठीक है, तो ये अर्जेंट रेमेडी दी गई है तब जब कोई महिला या कोई बालिका, बालिका शब्द है ना, ठीक है, हाँ, किसी बालिका इसके विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या डिटेन रखे जाने की सूचना मिली है, तब शपथ पर परिवाद होना चाहिए और 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट ये इंपावर्ड हैं, और तब ठीक है ऐसा आदेश जैसा मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ये करने की शक्ति नहीं दी गई है। यहां क्या करेंगे, यहां करेंगे बालिका, उसके माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस की जाए। यहां आप वैसा आदेश नहीं करेंगे जैसा मामले की परिस्थितियों में आप उचित समझते हैं, और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल प्रयोग की भी इजाजत आपको मिली। These are the types of search warrant। ये इतने प्रकार के सर्च वारंट हैं, और इन्हें याद करने की कोई तलाशी वारंटों को जारी करने उनकी प्रक्रिया, ये जब आपसे पूछा जाता है तो आपको ये सारे सर्च वारंट और इन्हें जारी करने की प्रक्रिया, इसका उल्लेख करना चाहिए। These are the types 96, 97, 98, 99, 100,
99 तो नहीं है, वो तो उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन है। ठीक है, तो ये सारे सर्च वारंट है, और पहले 99 और अब 102। कहता है धारा 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 के उपबंध जहां तक हो सके उन सब तलाशी वारंटों को लागू होंगे जो 96, 97, 98 या 100 के अधीन जारी किए जाते हैं। जो 32 है वो पहले 37 थी, कहती थी कि अगर वारंट के निष्पादन में कोई काम कर रहा तो आप सहायता देंगे, और बाकी वारंट से संबंधित प्रोविजन लागू होंगे। ये आपको लगातार बताया जा रहा है। अब कल हम लोग बात करेंगे कि सर्च वारंट लेकर जब व्यक्ति जाएगा सर्च करने उस प्लेस को, जिस प्लेस के सर्च किए जाने के लिए सर्च वारंट जारी हुआ, तो उस स्थान का जो भार साधक है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और सर्च किस प्रकार ली जानी चाहिए, और जो सर्च में चीजें मिलें उनका क्या किया जाना चाहिए, इस पर बात हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।